हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज ईरान 99%, सऊदी अरेबिया 97%, पाकिस्तान 96%, इराक 95% मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है। फिर भी इंडोनेशिया, जिसकी मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 87.7% है, आज भी वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन सर्वे रैंकिंग के मुताबिक जहां ईरान 4.60%, पाकिस्तान 11.10%, सऊदी अरेबिया 1.6% और इराक में 1.9% वर्ल्ड के मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहीं इन सब को पीछे छोड़ इंडोनेशिया इस गिनती में 12.7% से आगे है। पर अगर इतिहास के पन्नों में हम थोड़ी सी नजर डालें तो ये पता चलता है कि इंडोनेशिया 14th सेंचुरी तक हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करता था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंडोनेशिया 16th सेंचुरी आते आते हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के साए से निकलकर इस्लाम को मानने लगा? क्या इसके पीछे भी अरब देशों की कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, रिलीजियस एक्सपेंशन को लेके, या फिर ईरान की तरह उसे जीतकर वहां इस्लाम फैलाया गया, या फिर इराक की तरह अरब इमिग्रेंट्स ने सिटीज एस्टैब्लिश की? इंडोनेशिया की स्टोरी कंप्लीटली यूनिक है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आखिर वहां पे क्या हुआ? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ इंडोनेशिया बिकेम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, इंडोनेशिया में इस्लाम के आने के पहले वहां मेजॉरिटी हिंदूज और बुद्धिस्ट रहते थे, और आज यहीं पर हिंदुइज्म फॉलोवर्स मेजॉरिटी से माइनॉरिटी बन गए हैं, महज 1.7% की गिनती पर आकर, मानो उनकी तादाद नहीं बढ़ रही है। और अगर बात करें बुद्धिज्म की, तो इसकी संख्या तो और भी कम है, 1.2% तक ही ये सीमित है। आखिर ऐसा क्या हुआ? अब हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो इन दोनों में सबसे पहले वहां पर पहुंचा था बुद्धिज्म। हमारे ही भारत से बुद्धिस्ट 100 AD से 200 AD में वहां पर पहुंचे और इन्होंने अपने शिष्यों के साथ बुद्धिज्म को इंडोनेशिया में 7th सेंचुरी तक जोरों शोरों से फैलाया। इन्हीं फॉलोवर्स में से एक थे राजा श्रीविजय, जिनका राज्य बुद्धिज्म को फैलाने का एक अहम सेंटर बन गया। लेकिन ये राजा और इनका राज्य बुद्धिज्म स्प्रेड करने वाला अकेला राज्य नहीं था। 750 AD में आया शैलेंद्र डायनेस्टी, जो इंडोनेशिया के जावा में उभरा था, और उसके राजा शैलेंद्र भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। और इन्हीं सब राजाओं के छत्र छाया में बुद्धिज्म को अगले 250 इयर्स तक फूलने और फलने का काफी स्पेस मिला। पर फिर समय ने करवट बदली और 1025 AD आते आते भारत के भूमि पर उभर कर आया एक नया राजा, जिसने अपने साम्राज्य को फैलाने के बीच आने वाली समुद्र जैसी बाधा को भी खत्म कर दिया। जी हाँ, द चोला एम्परर राजेंद्र वन ने इतिहास को बदलते हुए नौसेना का निर्माण किया, जो समुद्र पार के साम्राज्य पर भी आक्रमण करने की शक्ति रखता था। और ऐसा ही कर उसने पालमबांग को जब्त कर श्री विजया एम्पायर पर हमला कर 14 पोर्ट्स पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया, जिसके बाद 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक उन्होंने वहां पर राज किया, जिनके राज्य में पति के चिता के साथ पत्नी को सती करने की भी प्रथा चली आ रही थी। इन्हीं सब प्रथाओं और रिवाजों के साथ इंडोनेशिया के लोग अपनी जिंदगी काट रहे थे और जिंदगी काफी आम चल रही थी। पर इनकी आम जिंदगी में तूफान लेकर आए वो लोग जिनका सपना इस्लाम के परचम को पूरे दुनिया में लहराते हुए देखना था। लेकिन आखिर कौन थे ये लोग? इस बात को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे झांकना पड़ेगा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि 7th सेंचुरी में इस्लाम अरब जैसे कंट्रीज में जन्म ले चुका था, और 8th सेंचुरी आते आते उनके फॉलोवर्स उनके टीचिंग्स को पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए निकल पड़े थे। बिकॉज इस्लाम वॉज ए मिशनरी रिलीजन, और मिशनरी रिलीजियंस जिसमें क्रिश्चियनिटी भी इंक्लूडेड है, उनका मिशन होता है कि हमारे रिलीजन को हम दुनिया में फैलाएं। लेकिन अरब भले ही इस्लाम को जन्म देने वाला देश ही क्यों ना हो, पर यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में सबसे पहले इस्लाम को अरब्स ने नहीं, किसी दूसरे इस्लामिक देश या इवन किसी दूसरे इस्लामिक देश ने नहीं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान ने पहुंचाया था। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, हिंदुस्तान का गुजरात सदियों से अपने व्यापार के लिए ही जाना जाता है, और इसी गुजरात से वो मुस्लिम ट्रेडर्स जो अरब देशों से आए थे, वो इंडोनेशिया के सुमत्रा आइलैंड, जावा और कलिमंतन में पहुंचे, जिसके बाद 15th सेंचुरी आते आते इस्लाम रिलीजियन वहां पर काफी फल फूलने लगा। मतलब ट्रेडिंग तो भरपूर ये लोग कर ही रहे थे, पर उसके साथ साथ ही इंडोनेशिया में इस्लाम भी बढ़ रहा था। लेकिन इनका कारवान यहीं पर नहीं रुका। एक जाल की तरह ये वहां के किंगडम्स जैसे कि गोवा सल्तनत जो सुलावेसी में था, टर्नेट एंड टिडोर जो नॉर्दर्न पार्ट मलुका में था, और लोम्बोक के ईस्ट पार्ट तक भी एक्सपैंड होते चला गया। इसके अलावा इंडोनेशिया के बंजरमासिन, पालमबांग, मीनांग कबाऊ, पसाई और परलाक
तक भी अपने रिलीजियस नेटवर्क को एक्सपैंड किया। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। ऐप का नाम है बाइनोमो और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस ऐप में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पे 700 रुपए में ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब हमें थोड़ा सा रुकना होगा एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में इजीली 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको ये डिपॉजिट पे डबल मिल जाएगा, यानी कि 400 रुपए का टॉप अप करिए और आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। सो अभी रजिस्टर कीजिए इस ऐप में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और 65,000 अपने ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और ट्रेडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अर्निंग की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड करिएगा, पूरा रिसर्च करके, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। सो डाउनलोड बाइनोमो नाउ, लिंक is in the description. I am a binomist, are you? और इसी तरह इस्लाम रिलीजन अपने जड़े दिन ब दिन मजबूत करते जा रहा था और इन हालातों में सोने पे सुहागा किया उन मुस्लिम्स ने जो चाइना से थे, क्योंकि 15th सेंचुरी में चाइना का एक एडमायरल जिनका नाम था चेंग हो, उन्होंने इस्लाम को फैलाने में अपनी पूरी मदद दी थी। बट माना कि इंडोनेशिया में इस्लाम के आने का ट्रेडिंग एक रीजन था, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेडर्स बिजनेसमैन होते हैं, वो प्रोपोगेटर्स या मिशनरीज नहीं होते हैं। और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखकर अगर हम इसके दूसरे पहलू पर नजर डालें तो ट्रेडर्स के इसी रास्ते का इस्तेमाल करके इंडिया पाकिस्तान से इस्लाम और दूसरे देशों के सूफिज्म में विश्वास रखने वाले लोग भी इंडोनेशिया पहुंचे, जिसका सबूत है मिस्टिक बेरेलवी सेक्ट, जो एक इस्लामिक ट्रेडिशन है जो आज भी हमें इंडिया और पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और कुछ इसी तरह यमन से इंडोनेशिया पहुंचने वालों में आज वहां की हदरामी अरब कम्युनिटी का नाम शामिल है, जिसने इंडोनेशिया पहुंचकर वहां अपने रिलीजन को फैलाया और आज इंडोनेशिया में वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। पर अब वक्त आ गया है आपके वो सवाल का जवाब देने का जो मैंने आपसे पूछा था, क्या कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लगाई गई है पावर गेन करने के लिए यहाँ पर, या उसे इंटरनली कॉन्कर कर लिया गया, या फिर मुस्लिम्स ने अपने शहर बनाना वहां पे शुरू किया? और जैसे मैंने बताया, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि इस्लाम के प्रोपोगेशन की सबसे बड़ी वजह यहाँ पे है इंडोनेशिया के लोगों की गरीबी, उन्हें मिलने वाले कम प्रिविलेजेस और सबसे बड़ी चीज उन्हें ना मिलने वाली सिक्योरिटी। क्योंकि अगर वहां के लोग इस्लाम को खुद ब खुद नहीं अपनाते तो शायद वहां रहने वालों को मौत का सामना करना पड़ता। इंडोनेशिया में पहले कदम रखने वाले हिंदू और बुद्धिस्ट रूलर्स ने उन रिलीजन्स को बहुत फैलाया था, लेकिन इन रिलीजन्स ने उन लोगों के मुताबिक उन्हें गरीबी के अलावा और कुछ ज्यादा नहीं दिया, और इसीलिए वो हिंदू और बुद्धिस्ट रूलर्स को कोई ट्रिब्यूट नहीं देना चाहते, जिसके चलते उन्होंने अपने कदमों को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे कंट्रीज के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को बेहतर बनाने की तरफ मोड़ लिए। यही कारण था कि जब इस्लाम के प्रोपोगेटर्स वहां पर आए तो उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि लोग प्रीटी मच उनसे पहले ही खुश थे और इसी रिलीजन को उन्होंने आसानी से अपना लिया, क्योंकि इस्लाम ने उन्हें वो चीजें दी, वो प्रिविलेजेस दिए जो शायद उन्हें दूसरे रिलीजन्स को फॉलो करके नहीं मिला था। लेकिन इन सब के परे भी एक कारण था, जो ये था कि अगर वो इस रिलीजन को नहीं अपनाते तो उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था, बिकॉज they've had a bad experience with previous rulers। और जान है तो जहान है, इसीलिए अपने इस जान को बचाते हुए इस जहान में रहने के लिए उन लोगों के लिए उन्हें अपना धर्म छोड़ना ही ठीक लगा। लेकिन इन सब के परे भी एक कारण था, जो थे पपेट शोज। पपेट शोज इंडोनेशियन कल्चर का एक अहम हिस्सा है और इसी का फायदा इस्लाम के प्रोपोगेटर्स ने बखूबी उठाया। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे आज इंडिया में हम पपेट शो के जरिए रामायण की कहानियों को दोहराते हैं, कुछ उसी तरह का इंडोनेशिया में भी हो रहा था, जहां वो लोग रामायण के किरदारों की जगह पे सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद और उनके कंपेनियंस की कहानियां सुना रहे थे। और इस बदलाव का वहां के लोगों पर इतना असर हुआ कि इसने वहां इस्लाम को फैलाने में 90% रोल प्ले किया। पर इसके साथ ही कुछ लोग थे जो अपने धर्म को भी किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन लोगों ने धर्म छोड़ने के बजाय उसी जगह को ही छोड़ दिया और वो लोग पाली आइलैंड पर जा बसे, जहां आज भी वो लोग हैं जो हिंदुइज्म को ही फॉलो करते हैं। सो नाउ यू नो कि कैसे एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में तब्दील हुई। लेकिन ये इन्वेजन इस्लाम पर ही आकर नहीं रुका। उसके बाद डच आए, जिन्होंने इस जमीन पर कुछ सालों के लिए रूल किया। और मैं कुछ सालों के लिए इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद मार्च 1942 में जापानीज पावर ने इंडोनेशिया को ऑक्यूपाई किया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तब जापानीज फोर्सेस को एलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर करना पड़ा, जिसका बखूबी फायदा इंडोनेशिया के नेशनल लीडर सोएकार्नो और डॉक्टर मोहम्मद हट्टा
ने उठाया और इंडोनेशिया को अपने लोगों के बिहाफ में इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर लिया। और आज की तारीख में इंडोनेशिया वर्ल्ड का 4th मोस्ट पॉपुलस नेशन है और इसी के साथ इंडोनेशिया परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, जो इंडोनेशिया के लिए बहुत बड़ी जीत से कम नहीं है, क्योंकि इस देश का पॉवर्टी रेट 1999 में 50% से ज्यादा था और आज 2020 के बाद ये सिर्फ और सिर्फ 10% रह गया है। और तो और इंडोनेशिया का नाम आज G20 यानी कि इंटर गवर्नमेंटल फोरम के मेंबर्स में भी शुमार है। आज इंडोनेशिया की एक ही वैल्यू है कि हमें सिविलाइज्ड सोसाइटी बनना है। और हालांकि आज इंडोनेशिया में ज्यादातर मुस्लिम्स है, पर फिर भी उनके इतिहास से उन्हें मिले हिंदू मॉन्यूमेंट्स और कल्चर को भी उन्होंने जिंदा रखा है। So this is sort of an updated version of Islam, a more secular version of Islam which they are following. और इसी वजह से तो इतनी पीस मेंटेन्ड है और तरक्की कर रहा है ये देश। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ फ्रेंड्स कि समय के हिसाब से किसी भी रिलीजन को इवॉल्व करते रहना है, क्योंकि चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट एंड विच विल नेवर चेंज। और प्रकृति का ये नियम है कि जो भी चेंज को एम्ब्रेस नहीं करता वो चीज आखिर बर्बाद हो जाती है। और फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर, टेक्नोलॉजी, कंपनी या इवन रिलीजन। आपका क्या मानना है इस विषय पर? नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना अपनी राय। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस आप मिस ना करो। See you in another one, friends. Stay curious, keep learning. Jai Hind.